शिवन्या नागलोक की एक लौती नागिन थी, जिसके पास सौंदर्य के साथ अपार शक्तियां भी थी। पूरा नागलोक जानता था कि वो ही अगली नागरानी बनेगी, क्योंकि नागराज अपने पुत्र नक्षेश का विवाह नागिन शिवन्या से करवाने का मन बना बैठे थे। लेकिन एक संध्या जब नागराज नागिन शिवन्या और उनकी माँ राजेश्वरी से नाग महल में विवाह की बात कर रहे थे, तो अचानक ही शिवन्या बेहोश हो जाती है। ये देखकर राजेश्वरी बोलती है, शिवन्या, शिवन्या, पुत्री उठ, क्या हो गया? नक्षेश पुत्र, इसको कक्ष में लेकर चलो, और दासी जल्दी से वैद्य जी को बुलाओ, जल्दी से। जहाँ कुछ ही देर में वैद्य नाग जी आकर शिवन्या का हाल देखकर नागराज से बोलते हैं, नागराज, बात कुछ गंभीर है। मैं चाहता हूँ आप अकेले में मेरे से जाने ये बात। सभी दास दासी यहाँ से जाएं, और ध्यान रहे कोई भी अन्य नाग नागिन यहाँ न आ पाए। नागराज के आदेश पर सभी दास दासी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद बस वहाँ राजेश्वरी, नक्षेश और नागराज के सिवा कोई नहीं होता। और तब वैद्य जी सबको शिवन्या के बारे में बताते हैं। नागराज कहना तो नहीं चाहता, लेकिन बताना पड़ेगा कि नागिन शिवन्या माँ बनने वाली है। उसके गर्भ में 1 माह की संतान पल रही है। क्या ये कैसे संभव है? नहीं वेद जी, आपसे जरूर कोई गलती हुई है, दोबारा जांच करिए। यह असंभव है, शिवन्या बिन बिहाई माँ नहीं बन सकती। आप झूठ कह रहे हैं ना वेद जी, ऐसा नहीं हो सकता। शिवन्या एक उसूलों से बंधी नागिन है, और हमारा तो विवाह अभी होने वाला है, तो विवाह से पहले कैसे गर्भवती हो सकती है? सभी इस बात से हैरान और परेशान होते हैं कि शिवन्या विवाह से पहले गर्भवती कैसे हो सकती है। लेकिन नागलोक की प्रतिष्ठावादी नागिन का चरित्र दागदार ना हो, इसके लिए वो ये बात सबसे छुपा कर रखना चाहते थे। लेकिन उसके कक्ष के बाहर नागलोक की एक नागिन निर्था अपने कानों को लगाए सारी बातें सुन लेती है और खुद से कहती है, नागिन शिवन्या बिन ब्याही माँ बनने वाली है, ये तो बहुत बड़ी खबर है। लेकिन अब मैं भी देखती हूँ कि अब शिवन्या इस कलंक के साथ नागलोक की रानी कैसे बनती है। निर्था इस बात का बखान पूरे नागलोक में कर देती है कि नागिन शिवन्या बिन ब्याही माँ बनने वाली है। साथ ही दूसरी तरफ जब कक्ष में शिवन्या को होश आता है, तो राजेश्वरी शिवन्या को एक थप्पड़ लगाकर कहती है, मुझे अपनी पुत्री और नागलोक की होने वाली रानी से ये उम्मीद तो कतई नहीं थी। शिवन्या, तूने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तू एक नागिन होकर अपनी मर्यादाएं भूल गई, बिन बिहाई माँ बन गई। बता, किस पुरुष का अंश तू अपनी कोख में लिए घूम रही है? माई, क्या कह रही हैं आप? मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैंने तो जिससे शिवन्या बोलते बोलते रुक जाती है, जिस पर नागराज बोलते हैं, बोलो नागिन शिवन्या, क्या सफाई है तुम्हारे पास अपने इस गुनाह को छुपाने की? मानते हैं हमने बाहर इस खबर को ना बताने का आदेश दिया है, लेकिन ये आपके लिए नहीं बल्कि नागलोक की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए है। नागराज राजेश्वरी के कठोर शब्दों को शिवन्या चुपचाप सुन लेती है, लेकिन अपनी सफाई में एक शब्द तक नहीं बोलती और उठकर नागमहल से बाहर चली जाती है। लेकिन वहाँ निर्था नागलोक के अन्य नाग नागिनों के साथ मिलकर शिवन्या के बाहर आते ही उस पर कीचड़ फेंकने लगती है। ये देखकर नक्षेश शिवन्या के बचाव में उसके आगे आकर कहता है, तुम सब ये सब क्या कह रहे हो? जानते भी हो इसका परिणाम क्या हो सकता है? ये नागलोक की होने वाली नागरानी है। ऐसी कलंकिनी नागिन नागलोक की रानी नहीं बन सकती नक्षेश। इस नागिन ने नागलोक की प्रतिष्ठा पर दाग लगाया है, एक बिन ब्याही माँ बनकर। आखिर पूछो इससे, किसका पाप लिए ये नागलोक में भटक रही है? पाप नहीं है ये, कितनी बार कहूँ, नहीं है ये पाप, मेरे प्रेम की निशानी है। मानती हूँ मैंने विवाह से पहले ये कदम उठाया जो कि गलत है, लेकिन मैंने शिवन्या इतना बोलकर नक्षेश की तरफ देखती है और अचानक ही चुप हो जाती है। उसकी चुप्पी देखकर निर्था फिर से उस पर आरोप लगाकर कहती है, बोलो नागिन शिवन्या, किसका पाप है ये? किसके प्रेम की निशानी है? अरे तुमको जरा भी लज्जा नहीं आई ये सब करते हुए? अपने बारे में ना सही नक्षेश के बारे में सोच लेती। उसका तुम्हारे साथ विवाह होने वाला था, तुमने अपने साथ साथ उसकी और नागराज की इज्जत पर भी दाग लगाया है। छी, मैं तो कहती हूँ इसका मुंह काला करके पूरे नागलोक में घुमाना चाहिए। सभी नाग नागिन शिवन्या को भीड़ में ले आते हैं और उसका मुंह काला करके
पूरे नागलोक में घुमाते हैं। अपने अंदर दर्द छुपाए शिवन्या सब कुछ सहती है, लेकिन एक शब्द नहीं बोलती। नक्षेश भी ये सब देखकर बस आंसू बहाता है, लेकिन वो भी शिवन्या को इन सब से बचाने के लिए कुछ नहीं करता। इन सब को सहने के बाद जब शिवन्या अपने कक्ष में आकर शीशे में अपना काला चेहरा देखती है तो खुद से कहती है, मेरी क्या गलती थी भगवान। मानती हूँ प्रेम में मैंने अपनी हदें पार कर दी थी, लेकिन जो था उसी के साथ था जिसे मैंने अपना सब कुछ माना था, जिसे मैंने अपना जीवन साथी माना था। लेकिन इस परिस्थिति में उसने मुझे छोड़ दिया। पर अब अगर मैं बिन बिहाई माँ कहला रही हूँ तो अब इस संतान को एक माँ ही पालेगी। गुजरते दिनों के साथ नागलोक में नागिन शिवन्या के लिए विद्रोह और बढ़ गया, जिसके चलते सभी नाग नागिनों ने निर्था के बहकावे में आकर नागराज के दरबार में शिवन्या को निष्कासित करने की गुहार लगाई, जिस पर सुनवाई के लिए नागराज ने शिवन्या को भी सभा में बुलाया। उसके सभा में आते ही निर्था ताना कसते हुए शिवन्या से कहती है, लो आ गई नागलोक पर कलंक लगाने वाली। नाग नागिनों की छवि खराब कर दी है इस बिन ब्याही नागिन ने। शिवन्या सब कुछ सुनते हुए भी चुपचाप आकर नागराज को प्रणाम करती है और खड़ी हो जाती है, जिस पर नागराज बोलते हैं, नागिन शिवन्या, नागलोक के कई नाग नागिनों ने हमसे ये कहा है कि आपकी वजह से नागलोक का माहौल खराब हो रहा है। एक बिन बिहाई माँ के चलते बाकी के नाग नागिन भी कहीं ऐसा पाप करना अपनी आदत ना बना ले। तो आप कहना क्या चाहते हैं नागराज, कि मैं इस नागलोक को छोड़ के चली जाऊं? हम नहीं चाहते, लेकिन नागलोक की प्रजा चाहती है। साथ ही शिवन्या नागिन, तुम्हारे इस अपराध के चलते हम तुमको अपनी बहू और नक्षेश की पत्नी बनाने से भी अस्वीकार करते हैं। एक दागदार नागिन नागलोक की रानी नहीं बन सकती। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा और शिवन्या का रिश्ता आज नहीं पता नहीं कब से जुड़ा हुआ है। हमने जब से होश संभाला है अपनी जीवन साथी के रूप में शिवन्या को ही देखा है। तो अब आपको ये भूलना होगा नक्षेश, क्योंकि हम एक ऐसी नागिन को अपनी भावी रानी नहीं बनने देंगे जिसकी कोख में ना जाने किसका पाप पल रहा है। और तुम सब देख क्या रहे हो? मारो टमाटर इस बिन ब्याही नागिन माँ पर। सभी नाग नागिन सभा में मौजूद शिवन्या पर टमाटर फेंकने लगते हैं। राजेश्वरी ये दृश्य देखकर अपनी पुत्री को बचाने आती है और सबसे बोलती है, मत मारो मेरी पुत्री को, चली जाएगी वो इस नागलोक से, मत मारो। ये सब देखकर नक्षेश का गुस्सा बरस पड़ता है और वो गुस्से में भरी सभा में कहता है, बस करो, शिवन्या के पेट में पल रहे बच्चे को पाप बोलना बंद करो, क्योंकि वो पाप नहीं मेरा बच्चा है। नक्षेश की इस बात पर सबके होश उड़ जाते हैं और नागराज भी इस बात को सुनकर हैरानी से कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो नक्षेश? पिताजी, ये सत्य है। मैं ही हूँ शिवन्या के पेट में पल रहे बच्चे का पिता। मैं और शिवन्या एक दूसरे से प्रेम करते हैं और ये बात किसी से छुपी नहीं है। और हम दोनों को पता था कि हमारा विवाह होना भी निश्चित है, इसलिए प्रेम में बहकर हमने विवाह से पहले ही ये कदम उठा लिया। लेकिन नाग कुमार नक्षेश, आपने ये सब पहले क्यों नहीं बोला? मेरी बच्ची कब से इस नागलोक में ताने सहे जा रही है, अपमान के घुट पी रही है, और आज तो उसको निकालने तक की बात हो गई, तब आप ये बात कह रहे हैं? मैं डर गया था। मुझे लगा पिताजी ना जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए इस बात का पता चलते ही मैंने शिवन्या से भी गुजारिश की कि वो मेरा नाम कहीं ना ले, और उसने ऐसा ही करा। खुद सब सहती रही, लेकिन मुझ पर एक सवाल नहीं उठने दिया। ये गलती तो है, लेकिन तुम दोनों का विवाह निश्चित था। साथ ही शिवन्या के गर्भ में नागलोक की भावी संतान पल रही है, इसीलिए तुम दोनों को माफ करके जल्द से जल्द विवाह करने की अनुमति दी जाती है। माफ करिए नागराज, लेकिन अब मैं ये विवाह नहीं करना चाहती। मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे पर केवल मेरा हक है। जब उसके डर से नक्षेश ने उसे अपनाने से मना कर दिया था, तब से ही वो इसका पिता कहलाने का हक खो चुका था। इसीलिए अब ये बिन बिहाई नागिन आजीवन इस संतान को अकेले ही पालेगी, वो भी इस नागलोक से दूर जाकर। शिवन्या ने अपने आत्म सम्मान को बचाए रखते हुए विवाह से इनकार कर दिया और अपनी गर्भावस्था में पृथ्वी लोक आ गई, जहां उसने बिना किसी की सहायता के अपने बच्चे को जन्म दिया। सर्पिका एक बहुत ही खूबसूरत पर थोड़ी मोटी नागिन थी। पूरे नागलोक में उसकी खूबसूरती का चर्चा था, तो वहीं कुछ नाग नागिन उसके मोटापे को लेकर बातें बनाया करते थे। ऐसे ही एक दिन
सर्पिका आराम से आम के पेड़ पर बैठी आम खा रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी सखी अश्लेषा आकर कहती है, अरे अरे नीचे आ जाओ सर्पिका, क्या कर रही हो तुम? क्यों, क्या हुआ? तुम जानती हो ना, मीठा खाने से सेहत और भारी हो जाएगी तुम्हारी, फिर क्यों खा रही हो? तुम भी ना ऐसे मजाक नहीं किया करते। अरे इन आमों को देखकर, इनका रसीलापन, इनकी खुशबू, अरे कोई भी पागल हो जाएगा इन्हें देखकर और खाने लगेगा। अरे पर ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम मोटी हो जाओगी और भी। क्या कहा तुमने मुझे मोटी? बाकी सबकी तरह मैं भी तुम्हें मोटी नजर आती हूँ? नहीं नहीं, तुम एकदम तंदुरुस्त हो, बस आम खाना बंद कर दो। अश्लेषा की बात सुनकर सर्पिका आम के पेड़ से नीचे आ जाती है और तभी वहाँ पर भुजंग नाम का एक नाग आता है जिसे सर्पिका बहुत पसंद करती थी। तभी भुजंग सर्पिका के मुंह पर लगा आम का रेशा देखकर बोलता है, क्या बात है सर्पिका, पूरा का पूरा आम का पेड़ खा लिया क्या? नहीं, मैंने तो आम नहीं खाया। अरे झूठ मत बोलो, देखो अभी भी तुम्हारे मुंह पर लगा है। अब वो तो मैं बस चक्के देख रही थी कि पेड़ के आम पक गए या नहीं। चलो अब तुम मिल ही गए हो तो कहीं घूम लेते हैं, थोड़ा एक दूसरे को जान लेते हैं। अरे कभी नहीं, मैं तुम जैसी चट्टान रूप वाली नागिन के साथ कभी नहीं घूमूंगा। ये क्या बोल रहे हो? सही तो बोल रहा हूँ, रूप देखा है अपना, ऐसा लगता है पहाड़ का टूटा हुआ कोना हो तुम, फैली हुई एकदम। मुझे तो पतली कमर वाली बल खाती मस्तानी चाल वाली नागिन के साथ घूमना है। तुम्हारे साथ घूमा तो नागलोक में सब मेरा मजाक बना देंगे। बस बहुत बोल लिया तुमने। हम तुमसे प्यार की बात कर रहे हैं तो तुम कुछ भी बोलते जाओगे और हम सुनते रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अश्लेषा चलो यहाँ से। भुजंग की बातें सर्पिका का दिल दुखा देती है। सर्पिका गुस्से में अश्लेषा को लेकर वहाँ से चली जाती है। कई दिन बीत जाते हैं पर सर्पिका भुजंग की कही बातों को अपने मन से नहीं निकाल पाती। ऐसे ही एक शाम जब वो नदी किनारे बैठी पानी में अपनी परछाई देखती है तो खुद से कहती है, हे भोलेनाथ, क्या नागिन की पतली कमर होना ही सब कुछ होता है? अगर नागिन मोटी हो तो क्या उसकी भावनाएं नहीं होती? कोई उसकी भावनाओं को समझेगा नहीं। भुजंग ने उस दिन मेरा कितना अपमान किया, उसे पता नहीं है कि मैं उसे कितना चाहती हूँ। अब अगर मेरी कमर पतली नहीं है तो क्या मैं अपनी भावनाओं का गला घोट दूं? नहीं, बस बहुत हो गया। अब मुझे कोई नहीं चिढ़ाएगा, किसी को भी मैं मजाक का पात्र नहीं बनाने दूंगी खुद को। इतना कहकर सर्पिका अपने मन में एक पक्का निश्चय करती है और अपनी गुफा में वापस लौट आती है। तभी वहाँ पर अश्लेषा आती है और सर्पिका उसे अपने पतले होने और पतली कमर करने का विचार साझा करती है। तभी अश्लेषा कहती है, मैं बहुत खुश हूँ सर्पिका कि तुमने इतना सोचा खुद के बारे में। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब देखना, नागलोक का कोई भी नाग तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा पाएगा। सही कह रही हो। अब देखना कैसे मैं खुद को बदल लूंगी और उस भुजंग की बातों का मुंह तोड़ जवाब दूंगी। इतना कहकर सर्पिका अश्लेषा की तरफ मुस्कुराते हुए देखती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और सर्पिका खूब मेहनत करती है और ज्यादा से ज्यादा रेंगती है और कसरत करती है। साथ ही अपने खान पान का पूरा ध्यान देती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और सर्पिका लगातार मेहनत करती है और आखिरकार उसे अपनी मेहनत में फतेह हासिल होती है और उसकी कमर एकदम पतली हो जाती है। ऐसे ही अश्लेषा का जन्मदिन आता है और वो सभी नागिन नागों को अपने जन्मदिन के जश्न में बुलाती है। सभी के साथ वहाँ पर भुजंग भी आता है और अश्लेषा को उपहार देते हुए कहता है, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो अश्लेषा, ये लो तुम्हारा उपहार। बहुत बहुत शुक्रिया भुजंग। वैसे तुम्हारी वो मोटी सखी नहीं आई, क्या हुआ? जितना सब नाग नागिन नहीं खाएंगे उतना तो वो अकेले ही खा जाएगी। भुजंग इतना बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर अपनी पतली कमर पर सुंदर सा कमरबंद पहने सर्पिका आती है और सर्पिका का ये बदला हुआ पतली कमर वाला अंदाज और अदा देखकर भुजंग के होश उड़ जाते हैं और वो लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहता है, सर्पिका तुम? हाँ मैं। हटो मेरे आगे से, मुझे मेरी सखी को भेंट देनी है उसके जन्मदिन की। पर सुनो तो सही। सर्पिका बिना भुजंग की बात का जवाब दिए उसे अनदेखा करते हुए वहाँ से निकल जाती है। जश्न में मौजूद हर कोई नाग आंखें फाड़ फाड़ कर बस सर्पिका की पतली कमर और उसकी खूबसूरती को ही निहार रहा था।
वहीं इन सब के बीच में भुजंग भी मन ही मन सोचता है। यकीन नहीं आता है, ये वही मोटी सर्पिका है जिसका मैं मजाक बनाया करता था। इसका ये बदला हुआ रूप देखकर तो मेरा दिल सीने से निकलकर बाहर आ गया है। कोई पागल ही होगा जो इसकी इस खूबसूरती को देखकर मोहित नहीं होगा। पर अब बात करूँ तो किस मुंह से करूँ, अब तो मैं देख ही सकता हूँ। जश्न खत्म होता है। सभी नाग नागिन अपनी अपनी गुफा में लौट जाते हैं। सर्पिका भी अपनी गुफा की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसके पैर पर कांटा चुभ जाता है और वो लड़खड़ा जाती है। पर तभी भुजंग उसे अपनी बाहों में थाम कर कहता है, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ और अपना ख्याल भी रख सकती हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जाओ अपनी सुंदर पतली कमर वाली नागिनों के पास। सुनो तो सही सर्पिका, कहो क्या कहना है। मुझे माफ कर दो ना। मैं जानता हूँ कि मैंने आज तक तुम्हें बहुत तकलीफ दी है और हमेशा तुम्हारा मजाक बनाया है, पर सच में आज तुम्हारा ये बदला हुआ रूप देखकर मेरे होश, नींद, चैन, दिल सब खो गए हैं। आज तक मैंने तुम्हारा ये रूप कभी नहीं देखा था। ये सुंदरता तो तुम्हारे मुखड़े पर पहले ही थी और अब तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम कोई नागिन नहीं बल्कि कुदरत का करिश्मा हो, जिसे देखूं और बस देखता ही रहूं। ओ बस बस रहने दो। अब मेरी कमर पतली हो गई तो तुम मेरी तारीफों के पुल बांधोगे। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। नहीं सर्पिका, मैं सच कह रहा हूँ। तुम सच में खूबसूरत हो। जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, इसलिए तुम जब तक चाहो नाराज रह सकती हो। चलो तुम्हें गुफा तक छोड़ देता हूँ, तुम्हारे पैर में दर्द होगा। इतना कहकर भुजंग सर्पिका को अपनी बाहों में उठा लेता है और सर्पिका को उसकी गुफा की तरफ ले जाता है। भले ही सर्पिका के चेहरे पर गुस्सा था, पर भीतर से वो अत्यंत खुश थी। गुफा में पहुंचने के बाद भुजंग सर्पिका को अपनी बाहों से जमीन पर उतार देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी सर्पिका कहती है, रुक जाओ भुजंग, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। अगर उस दिन तुम्हारी बातों से मेरे दिल पर ठेस न आती तो शायद मैं कभी खुद को बदलने के बारे में सोचती ही नहीं। सच तो ये है कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। उस दिन जब तुमने वो कटु शब्द कहे तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, पर देखो आज मैं सेहतमंद हो गई, वो भी सिर्फ तुम्हारे उन्हीं शब्दों की वजह से। अब मुझे छोड़ के मत जाओ। कभी नहीं जाऊंगा सर्पिका, कभी भी नहीं। मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम्हारा अपमान किया, पर दिल से सच कहता हूँ मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। बस कभी कह नहीं पाया था क्योंकि डरता था कि कहीं कोई मेरा मजाक ना बना दे। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुमसे और जुदा नहीं रह सकता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इतना कहकर दोनों गले मिलते हैं और अब सर्पिका के पास पतली कमर और उसका प्यार दोनों ही थे। कुछ समय बाद सर्पिका भुजंग से विवाह कर लेती है और विवाह के बाद भी सर्पिका अपनी सेहत को बनाए रखती है और फिर कभी अपनी पतली कमर को मोटा नहीं होने देती। नागलोक की सबसे झगड़ालू नागिन शिविका बात बात पर किसी न किसी से झगड़ा करती रहती थी। एक संध्या वो नागलोक के वन में अपनी सखी नग्निका के साथ फूल तोड़ रही थी। तभी नग्निका अपनी तारीफ करती हुई शिविका से कहती है, शिविका, मेरा चेहरा भी इन फूलों की तरह खूबसूरत है ना? कितनी बड़ी गलतफहमी है तुमको नग्निका। अरे इस नागलोक की सबसे सुंदर नागिन मैं हूँ, तो तुम खुद को फूलों सा सुंदर समझना छोड़ दो। हाँ हाँ, माना तुम बहुत सुंदर हो, पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ और मेरे हिसाब से तो नागलोक की सारी नागिनें सुंदर हैं। रहने दो, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। इस नागलोक में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है और तुमने खुद की तारीफ में एक शब्द भी और बोला तो मैं तुम्हारा ये गंदा सा मुंह नोच लूंगी। तुमने तो छोटी सी बात पर झगड़ा शुरू कर दिया। रहने दो, मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी। हाँ हाँ तो जाओ ना, तुम जैसी नकचड़ी नागिन के मुंह लगने का शौक नहीं है मुझे। इतना बोलकर शिविका अपने सांप रूप में आकर रेंगती हुई भवन की ओर चली जाती है और अपने कक्ष में आकर इंसानी रूप लेकर गुस्से में बैठ जाती है। तभी उसके कक्ष में उसकी माँ नैनिका आकर उसके गुस्से का कारण पूछती है। क्या हुआ मेरी पुत्री को? अब फिर से झगड़ा करके आई हो क्या? क्या माँ,
आपको भी हमेशा ऐसा ही लगता है कि मैं ही सबसे बेवजह झगड़ा करती हूँ? कभी सामने वाले की गलती नहीं दिखती आपको? सामने वाले की गलती होनी भी तो चाहिए पुत्री। तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा है कि तुम उस गुस्से में छोटी सी बात को भी बड़ा करके झगड़े में बदल देती हो। मैंने तुमको कितनी बार समझाया है कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन तुम समझती ही नहीं हो। अच्छा ठीक है माँ, लेकिन मैं गुस्से में हूँ, तो कृपा करके मुझे भाषण देने की बजाय भोजन देने का कष्ट करें। तुम्हारे गुस्से वाले चेहरे को देखकर तो मैं भूल ही गई कि मैं तुम्हें भोजन के लिए बोलने आई थी। चलो आओ और आकर भोजन कर लो। शिविका अपनी माँ के साथ भोजन करके सो जाती है। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ शिविका के झगड़े भी बढ़ते जाते हैं। कभी वो किसी नागिन से झगड़ा करती तो कभी किसी नाग से। ऐसे ही एक दिन जब सभी नाग नागिन एक जगह इकट्ठे होकर आंख पर पट्टी बांधकर पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे थे, तो शिविका ने अपनी बारी में छल करके आंखों की जरा सी पट्टी हटाकर देख लिया था और एक नगमा नागिन को पकड़ लिया था, जिस पर नगमा सबसे शिविका के छल के बारे में बताती है। ये सरासर गलत है। शिविका छल कर रही है। इसने अपनी आंखों से पट्टी हटाकर देख लिया था कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। हाँ, नगमा सत्य कह रही है। मैंने भी देखा था, शिविका ने छल किया। शिविका, क्या ये सत्य है? तुमने छल किया है? बिल्कुल नहीं, ये दोनों असत्य कह रही है, क्योंकि ये दोनों मुझसे ईर्ष्या करती हैं। हमें कोई ईर्ष्या नहीं है तुम्हारे साथ, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। ये और सत्य यही है कि तुमने छल किया। मैंने कहा ना, मैंने कोई छल नहीं किया। अगर एक और बार तुमने मुझ पर ऐसा झूठा आरोप लगाया ना, तो मैंने तुम्हारा मुंह तोड़ देना है। तो मैंने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी, मैं भी एक नागिन हूँ। इतनी आसानी से तो तुमको जाने नहीं दूंगी। अरे अरे, तुम दोनों झगड़ो मत। कोई नहीं शिविका, तुम दोबारा से अपनी बारी दे दो। क्यों दे दूं? अब तो युद्ध होगा। नगमा को मैंने सच में एक नगमा न बना दिया ना, तो मेरा नाम भी शिविका नहीं। इतना बोलकर शिविका अपने नागिन रूप में आ जाती है और अपनी शक्तियों से नगमा पर वार करती है। नगमा भी अपने नागिन रूप में आकर शिविका का डटकर मुकाबला करती है, लेकिन अंत में अग्नि वार से शिविका नगमा के सारे केस जला देती है और जोर जोर से हंसते हुए कहती है, आ गया मजा। मेरे से झगड़ने चली थी, अब आया ना स्वाद। शिविका के इस झगड़े की खबर नैनिका को लगती है और वो जल्दी से झगड़े के स्थान पर प्रकट होकर शिविका को डांटते हुए कहती है, शिविका, ये क्या हरकत है तुम्हारी? तुमने फिर से अपनी ही सखियों से झगड़ा किया? हाँ नयनिका नागिन, और देखिए इसने मेरे केश भी जला दिए। पर माँ, बस करो शिविका, तुम्हें ज्यादा आजादी देने का नतीजा है ये कि तुम अब नागलोक की सबसे झगड़ालू नागिन बन गई हो। बहुत हुआ, अपने इंसानी रूप में आओ और भवन चलो मेरे साथ। शिविका अपने इंसानी रूप में आकर अपनी माँ के साथ अपने भवन जाती है, जहाँ नैनिका उसको भवन से बाहर ना जाने का आदेश देती है ताकि शिविका किसी से झगड़ा ना कर पाए। लेकिन हमारी झगड़ालू शिविका नागिन झगड़े के पास ना भी जाए तो झगड़ा स्वयं उसके पास आ जाता था। कैसे? वो ऐसे कि शिविका के भवन में आते ही उसका भाई नाग नक्श अपने भवन लौटता है और शिविका को ऐसे मुंह फुलाए बैठे देखकर बोलता है, ये शिविका नागिन से हाथी कैसे बन गई? तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों फुला है मेरी प्यारी बहना? मुझसे वार्तालाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अन्यथा मैं अपना गुस्सा तुम पर उतार दूंगी। हाँ हाँ, तुमको फिर से झगड़ा करने की सजा मिली है। सही है, माँ को तो तुमको बेरियों से बांधना चाहिए ताकि तुम किसी से झगड़े के लिए बाहर ही ना जा सको। तुम मानोगे नहीं ना नक्श, तुमको मेरे से झगड़ा करना है क्या? ना 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 ना, मैं तुमसे झगड़ा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि उस पर तो सिर्फ तुम्हारा हक है। नक्श की हंसी शिविका के गरम दिमाग को और गरम कर देती है और वो अपने भाई के केश पकड़कर उससे लड़ने लगती है, जिस पर नक्श भी पीछे नहीं रहता और वो भी शिविका के केश पकड़ लेता है और कुछ ही देर में दोनों भाई बहन कक्ष को युद्ध का मैदान बना देती है। तभी नैनिका उस कक्ष में आती है और शिविका को घर में भी झगड़ते देखकर बोलती है, शिविका, तूने भवन को भी नहीं छोड़ा अपना अखाड़ा बनाने से। अरे कितना झगड़ोगी और किस किस से झगड़ोगी? माँ, अब मैंने झगड़ा शुरू नहीं किया, भ्राता ने ही पहले शुरुआत की। माँ, आपको लगता है इसके रहते हुए झगड़े की शुरुआत कोई और कर सकता है?
झूठे, रुको अभी तुम्हें बताती हूँ। शिविका, तुमने पूरे नागलोक में मेरी बेइज्जती करवा रखी है। थक गई हूँ मैं तुम्हें समझाते समझाते। अब अगर मुझे तुम्हारे झगड़े की कोई भी खबर आई तो मैं सदा सदा के लिए तुम्हें नागलोक से निष्कासित करवा दूंगी। नैनिका अपना फैसला सुनाकर वहाँ से चली जाती है। उसका इतना कठोर फैसला सुनकर तो नक्श भी डर जाता है और वो शिविका को दोबारा झगड़ा ना करने की सलाह देता है। लेकिन झगड़े और शिविका का तो जन्मों जन्मों का साथ था। कुछ ही दिन बीतते हैं कि एक अनजान स्त्री नागलोक में आकर अचानक ही वहाँ की नागिनों को घायल करके उनकी शक्तियाँ छीनने लगती है। तभी उसके सामने शिविका आती है, जो उसको देखकर बोलती है, कौन हो तुम? और नागलोक की नागिन तो नहीं लगती, बताओ कौन हो? मैं जो भी हूँ, भले ही नागिन नहीं हूँ, लेकिन तुमको भी नागिन नहीं रहने दूंगी। मुझसे ऐसे शब्दों में बात मत करो, अन्यथा मुझे गुस्सा आ जाएगा और झगड़ा हो जाएगा और फिर मेरी माँ मुझे नागलोक से सदा सदा के लिए निकलवा देंगी। अच्छी बात है, फिर तो तुम्हारी शक्तियाँ लेने में तुमसे बड़ा मजा आएगा और उसके बाद तुम एक साधारण नागिन में बदल जाओगी, जो रूप बस बदलने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। कोई नहीं, लेकिन तुम नेवली से मुंह की, पहले ये बताओ नागलोक में करने क्या आई हो? जल्दी से निकलो यहाँ से, वरना। शिविका के इतना कहते ही वो स्त्री उस पर अचानक ही हमला कर देती है, जिससे शिविका खुद को तो बचा लेती है, लेकिन फिर वो स्त्री से बोलती है, तुमको झगड़ा करने का मन है ना, तो चलो कर ही लो। वैसे भी बड़े दिन हो गए किसी से झगड़ा किए और ये मेरा पसंदीदा काम है, क्योंकि मुझे इसमें कोई हरा नहीं सकता। एक तरफ शिविका उस स्त्री के बाल पकड़कर औरतों की तरह उससे झगड़ा करने लगती है, तो दूसरी तरफ पूरे नागलोक को पता चल जाता है कि उस खतरनाक स्त्री से शिविका का झगड़ा हो रहा है। तो सभी उसके पास भागे भागे आते हैं और शिविका को झगड़ते देखकर बोलते हैं, वाह वाह शिविका, छोड़ना मत इस स्त्री को। आज ही अपने झगड़े की ताकत दिखाओ और इसको नागलोक से बाहर फेंको। शिविका मार मार के उस स्त्री को अधमरा कर देती है और तभी वो अचानक एक नेवली में बदल जाती है। ये देखकर पूरा नागलोक हैरान होता है कि शिविका ने एक नेवली को हरा दिया। घायल नेवली को नागराज द्वारा बंदी बना लिया जाता है, जिसके बाद नैनिका को जब शिविका के झगड़े के बारे में पता चलता है तो वो गुस्सा तो होती है, लेकिन इस बार बेवजह झगड़ा करने पर उसको डांट नहीं पड़ती, बल्कि शाबाशी दी जाती है, वो भी नागराज द्वारा, जिससे हमारी झगड़ालू नागिन नैनिका खुश हो जाती है। नागराज अपनी पुत्री और नागलोक की सबसे शक्तिशाली नागिन त्रिशिका को नागलोक के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा करने के लिए सभी नागलोक वासियों को दरबार में आने का निमंत्रण देते हैं। कुछ समय बाद नागलोक के सभी नाग नागिन नाग दरबार में एकत्रित होते हैं। तभी नागराज अपनी पत्नी यामिनी और अपनी पुत्री त्रिशिका के साथ सभा में आकर कहते हैं, मेरे इतने शीघ्र निमंत्रण भिजवाने पर आप सभी लोग आए, उसके लिए धन्यवाद। आज मैंने आप लोगों को यहाँ अपनी खुशी में शामिल करने के लिए बुलाया है। ऐसी क्या बात है नागराज, जो आप इतने खुश हैं? जरा हमें भी तो बताइए। हाँ पिताजी, कहिए क्या बात है, बताइए ना, जो आपने इतनी शीघ्र पूरे नागलोक को सभा में बुला लिया। पुत्री, ये सब तुम्हारे लिए ही है। आज के बाद से पूरे नागलोक की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अब तुम इस नागलोक की सबसे शक्तिशाली नागिन बन गई हो, जिसके चलते अब तुम नागलोक के सभी निवासी का भार उठाने योग्य हो। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नागराज जी, आपके इस फैसले से हम लोग बहुत खुश हैं। माँ पिताजी, लेकिन मैं आपके इस फैसले से खुश नहीं हूँ। मैं नागलोक की जिम्मेदारी उठाने के योग्य नहीं हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। पुत्री, तुम ये क्या कह रही हो? जरा नागलोक के लोगों की तरफ देखो, सभी लोग तुम्हारी ये बात सुनकर कितने दुखी हो गए हैं। तुम हमारी इकलौती संतान हो, अगर तुम इस जिम्मेदारी को नहीं उठाओगी तो कौन उठाएगा? पिताजी, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं अब कोई शक्तिशाली नागिन नहीं हूँ, बल्कि एक शक्तिहीन नागिन हूँ। नागराज के साथ साथ पूरा नागलोक ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। सबके मन में अनेकों सवाल उठने लगते हैं। क्या सच में कोई नागिन शक्तिहीन हो सकती है? आखिर त्रिशिका अपनी शक्तिहीन होने की बात क्यों कर रही थी? ये जानने के लिए चलिए कहानी को विस्तार से जानते हैं।
त्रिशिका नागिन नागराज की एकलौती संतान थी, जिसने अपनी घोर तपस्या से कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त की थी, जिसके कारण वो नागलोक की सबसे शक्तिशाली नागिन थी, जिसका चर्चा पूरे नागलोक में था। एक रोज त्रिशिका अपने कक्ष में शीशे के सामने बैठी बालों को संवार रही होती है। तभी उसकी सहेली विनाक्षी उसके कक्ष में आकर कहती है, बस करो त्रिशिका, और कितना खुद को ऐसे ही शीशे में निहारती रहोगी। शीशा परेशान हो जाएगा तुम्हें सारा दिन ऐसे देख देख कर। मेरी दोस्त होकर तुम्हें मेरे रूप रंग से इतनी ईर्ष्या है कि अब तुम मुझे अपना चेहरा शीशे में भी निहारने नहीं दोगी। भूलो मत, मैं रूपवती के साथ साथ एक बहुत ही शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन भी हूँ। ये बात तो तुमने सही कही, लेकिन एक चीज तो तुम बोलना भूल गई। क्या भूल गई? बताओ जरा मुझे। यही कि तुम शक्तिशाली नागिन होने के साथ साथ एक डरपोक नागिन भी हो। मुसीबत देखते ही सबसे पहले अपनी जान बचाने की सोचती हो। हम तो बस यही सोच के चिंतित हैं कि तुम पूरे नागलोक की जिम्मेदारी कैसे उठाओगी, क्योंकि इतनी शक्तियाँ होने के बावजूद भी तुम्हारे भीतर बहादुरी नहीं है। तुम यहाँ मेरे कक्ष में मुझे ये बताने आई हो कि मैं डरपोक हूँ और मेरा मजाक भी बना रही हो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मैं तो यही कहने आई थी कि जिस प्रकार तुमने घोर तपस्या करके विशेष शक्तियों को प्राप्त किया है, ठीक उसी प्रकार मैंने भी तपस्या करने का निर्णय लिया है, ताकि मैं भी तुम्हारे जैसी शक्तिशाली नागिन बन सकूं, जिसके लिए मैं शीघ्र ही धरती लोक जाने वाली हूँ। विनाक्षी इतना कहकर त्रिशिका के कक्ष से चली जाती है, जिसके बाद त्रिशिका उसकी बात को याद करके सोच में पड़ जाती है और अपने मन में कहती है, अगर सच में विनाक्षी तपस्या पूरी कर मुझ जितनी या मुझसे अधिक शक्तिशाली हो गई, तो नागलोक में सभी मेरी जगह उसकी प्रशंसा करेंगे और मुझे कोई भी नहीं पूछेगा। मुझे इस पर नजर रखनी होगी। इतना सोचकर त्रिशिका विनाक्षी का पीछा करते हुए उससे छुपकर धरती लोक पर आकर जंगलों में छुप जाती है। वहीं दूसरी तरफ विनाक्षी इंसानी रूप लेकर जंगल में अपनी तपस्या में लीन होती है। तभी उस जंगल में कृष, विपिन और अनीश नाम के 3 लड़के बंदूक लेकर शिकार की तलाश में आते हैं। तभी उनकी नजर विनाक्षी पर जाती है, जिसे देखते ही उन तीनों की नजर उससे हटती ही नहीं है और तीनों आपस में बातें करते हैं। यार ये लड़की है या कोई जादूगरनी, कितनी सुंदर है। एक बार जो इसे देख ले उसकी नजर ही न हटे इसके ऊपर से। यार क्रिश, ये बात तो तू सही कह रहा है। हम तो यहाँ जानवर का शिकार करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ तो कोई और ही शिकार मिल गया। भाई तो हम यहाँ खड़े होकर अपने आप को क्यों बेचैन कर रहे हैं? चल वहीं चलकर बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। बात तो तू सही कह रहा है अनीश, जो दूर से इतनी सुंदर लग रही है उसे एक बार करीब से देखना तो बनता ही है ना। तूने तो मेरे दिल की बात बोल दी यार, मुझसे अब और रुका नहीं जा रहा। मैं तो जा रहा हूँ उसके पास। रुक भाई, मैं भी आता हूँ। मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा, रुको तो सालो मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो? मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। लड़की दिखी नहीं, दोस्त को ही भूल गए। अनीश, विपिन, कृष तीनों आपस में बातें करते हुए अपनी बंदूक लिए विनाक्षी के करीब जाकर चुपचाप उसे खड़े होकर देखने लगते हैं। कुछ समय बाद उन तीनों में से अनीश नाम का लड़का विनाक्षी के हाथ को छूता है। उसके छूते ही विनाक्षी अपनी आंखों को खोलती है और तीनों लड़कों को अपने इतने करीब देखकर खड़े होकर कहती है, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने मुझे स्पर्श किया, वो भी बिना मेरी इच्छा के। कौन हो तुम? अपनी जान बचाना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। वो मैडम, तुम कौन सी दुनिया से आई हो जो इतनी शुद्ध हिंदी बोल रही हो? और रही बात जान की, वो तो तुम्हें देखकर ऐसे ही चली गई। क्या बात बोली है यार तूने। वैसे इतने सुनसान जंगल में आप अकेली जमीन पर बैठी क्या कर रही थी? हमने सोचा आप बोर हो रही होंगी तो थोड़ा आपको कंपनी दे दें। आप तो उल्टा हमें ही सुना रही हैं। ये बात ठीक नहीं है। तुम लोगों को हम आखिरी बार कह रहे हैं, हमसे दूर हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। विनाक्षी के कई बार कहने पर भी तीनों लड़के वहाँ से नहीं जाते और जैसे ही अनीश दोबारा से विनाक्षी को छूने की कोशिश करता है, वो उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए अपने अर्धनागिन रूप में आ जाती है और अनीश को डस लेती है और वो वहीं मर जाता है। उसका ये नागिन रूप देखकर कृष और विपिन के होश उड़ जाते हैं और जैसे ही विनाक्षी दूसरे लड़के कृष के करीब उसे डसने के लिए जाती है, तभी विपिन अपनी बंदूक से गोली चलाकर उसे
घायल कर देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है और वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ त्रिशिका छुपी ये सब कुछ अपने नेत्रों से देख रही थी। दोनों के जाने के बाद जब विनाक्षी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, तभी त्रिशिका उसके करीब आती है और उसे देखते ही विनाक्षी कहती है, तुम यहाँ, यानी तुमने ये सब कुछ अपने नेत्रों से देखा, फिर भी अपने डर के कारण तुमने मेरी सहायता नहीं की। इन लोगों ने मुझे मार डाला। तुम्हारे पास इतनी शक्तियाँ होने का क्या लाभ है जब तुमने अपने साथियों की ही मदद नहीं की। तुम इन शक्तियों के योग्य नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि मेरे प्राणों के साथ साथ तुम्हारी शक्तियाँ भी समाप्त हो जाएंगी और तुम एक शक्तिहीन नागिन बन जाओगी। विनाक्षी, तुम मुझे इतना बड़ा श्राप देकर नहीं जा सकती। मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, मैंने तुम्हारी सहायता नहीं की। मुझे आना चाहिए था तुम्हारी सहायता के लिए, लेकिन मेरी इस भूल की इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो। तुम्हारी यही सजा है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। इतना कहकर विनाक्षी त्रिशिका को श्राप देकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। त्रिशिका की शक्तिहीन होने की पूरी कहानी सुनने के बाद पूरा नागलोक दंग रह जाता है, जिसके कारण उसका सर्व शक्तिशाली राजकुमारी होने का सपना भी टूट जाता है। जिसके बाद वो रोते हुए सभा से अपने कक्ष में चली जाती है और उसके बाद उसे अपना सारा जीवन बिना शक्ति के शक्तिहीन नागिन बनकर ही व्यतीत करना पड़ता है। एक रोज जब वो मंदिर में हाथ जोड़े आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही होती है, तभी वहाँ आवेश नाम का नाग आता है और दर्शिका को प्यार से एकटक निहारने लगता है। किंतु कुछ देर बाद जब वो आंखें खोलती है और नाग आवेश की ओर देखती है, तो आवेश की प्यार भरी निगाहें हैरानी में परिवर्तित हो जाती है और वो कहता है, अद्भुत, हरी आंखों वाली नागिन, भोलेनाथ के मंदिर में ये कैसा करिश्मा देखने को प्राप्त हो रहा है मुझे। तुम कौन हो जो इस तरह से मुझे देखकर हैरान हो रहे हो? क्योंकि नागलोक में सभी परिचित हैं मेरी इन आँखों से। मैं नागराज पुत्र आवेश हूँ, जो कल ही अपनी तपस्या पूर्ण कर असीम शक्तियों के साथ नागलोक लौटा हूँ, और आज तुम हरी आंखों वाली नागिन को देखकर अचंभे में पड़ गया हूँ। क्या ये आंखें तुम्हारी स्वयं की हैं? नहीं तो, मैंने किसी से उधार मांगी है। वो क्या है, असल में मैं अंधी हूँ ना। ये क्या मजाक हुआ? भला इतनी सुंदर नागिन अंधी नहीं हो सकती। हाँ तो व्यर्थ सवाल पूछकर समय क्यों खराब कर रहे हो? भक्ति में ध्यान लगाओ ना। भोलेनाथ क्षमा करना, इस नाग के चक्कर में मंत्र उच्चारण अधूरा रह गया। शाम को फिर से आपके दर्शन करने आऊंगी। और तुम हटो आगे से। इतना कहकर दर्शिका पूजा की थाली लिए वहाँ से चली जाती है और आवेश बस उसे निहारता रह जाता है। वैसे तो नागलोक के सभी नागिनें बला की तरह खूबसूरत हुआ करती हैं, किंतु दर्शिका नागिन नागलोक की एकमात्र ऐसी नागिन थी जिसकी सुंदरता में उसकी हरी पुतलियों वाली आंखें चार चांद लगाती थी। उसकी सबसे अनोखी और अद्भुत आंखें सभी को हैरानी से उसकी ओर देखने के लिए विवश करती थी। एक दिन उसका सामना एक खूंखार राक्षस से होता है, जो जबरदस्ती नागलोक की सीमा में प्रवेश कर सभी पेड़ पौधों को अपने मुख की अग्नि से भस्म कर रहा था, जिसके कारण सभी नाग नागिन रेंगते हुए इधर उधर भाग रहे थे। ये सब देखकर दर्शिका क्रोधित होकर अपने अर्धनागिन अवतार में आकर उस राक्षस का सामना करती है। दोनों हवा में रहकर एक दूसरे पर वार करते हैं और लड़ते लड़ते पृथ्वी लोक पहुंच जाते हैं, जहां अपने शक्तिशाली प्रहार से वो उसे मौत के घाट उतार देती है। तभी वो अपने आसपास देखकर कहती है, उस राक्षस का पीछा करते करते मैं पृथ्वी लोक तक आ पहुंची। यहाँ के मनुष्यों ने यदि मेरा नागिन रूप देख लिया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इतना कहकर दर्शिका अपने इंसानी रूप में आ जाती है। राक्षस से लड़ने के कारण उसके हाथ घायल हो चुके थे, जिसमें से रक्त बह रहा था। तभी वहाँ से जा रही बानी नाम की लड़की की नजर दर्शिका के खून से लथपथ हाथों पर पड़ती है और वो उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, ओ माय गॉड, खून! इतनी गहरी चोट! तुम्हें दर्द नहीं हो रहा क्या? पीड़ा तो हो रही है,
किंतु दर्शिका के बोलने पर जैसे ही बानी उसके चेहरे की तरफ देखती है तो उसकी हरी आंखों को देखकर हैरान रह जाती है और डर कर पीछे हटते हुए कहती है, हाँ, हरी आंखें? तुम्हारी आंखें हरी क्यों है और इतनी चमक क्यों रही है? तुम्हारी खुद की है या ट्रांसप्लांटेड है? इस शब्द का क्या मतलब है और तुम इस प्रकार से भयभीत होकर क्यों देख रही हो मुझे? यार, तुम तो हिंदी भी बड़े पुराने जमाने की बोल रही हो। रहती कहाँ हो और ऐसी डरावनी हरी सी आंखें लेकर क्यों घूम रही हो? और हाँ, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? ये कन्या मुझसे परिचित भी नहीं है, फिर भी मुझसे इतने प्रश्न कर रही है। ओहो, ये सब छोड़ो, पहले तुम हेलो, ओ हरी आंखों वाली महिला, कहाँ खो गई? हाँ, कुछ कहा तुमने? हाँ, कि मेरे सवालों का जवाब बाद में देना, अभी क्लिनिक चलो। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, शीघ्र ही मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। कैसे? चमत्कार से? मतलब दुनिया में कोई किसी की बात सुनने को राजी नहीं है और मैं अनजान होकर यहाँ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ तो तुम्हें रास नहीं आ रहा। मैंने कहा ना, चलो मेरे साथ। इतना कहकर वो दर्शिका को खींचते हुए अपने साथ क्लिनिक ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसके हाथों पर पट्टी कर देता है, जिसके बाद दोनों बाहर आते हैं और तभी दर्शिका की नजर एक ऑप्टिकल की शॉप पर पड़ती है, जहाँ बहुत सारे चश्मे रखे थे, जिन्हें गौर से देखते हुए दर्शिका कहती है, सुनो, ये शीशे के अंदर कैसी वस्तु रखी है जो गोलाकार भी है और चारों कोने वाली आकृति भी है? बहन, तुम किस गोले से आई हो? ये चश्मे हैं, आंखों पर लगाए जाते हैं। वैसे तुम्हें भी अपनी हरी आंखों के लिए कोई चश्मा ले लेना चाहिए, कम से कम इससे तुम्हारी ये हरी और अजीब सी आंखें ढकी तो रहेंगी। नहीं नहीं, भला मैं क्यों अपनी इन अद्भुत सुंदर आँखों को इस वस्तु से छुपाऊं? सुंदर? और तुम्हारी आंखें? पहली बात तो हरी आंखें किसी की नहीं होती और ये आंखें लेकर तुम सुंदर नहीं, नमूनी लगती हो। और चश्मा नहीं लगाना तो ना सही, लेंस ही लगवा लो। आओ मेरे साथ। किंतु बानी उसे ऑप्टिकल शॉप में ले जाती है और वहाँ से उसकी हरी आंखों पर ब्लैक कलर के कॉन्टेक्ट लेंस लगवा देती है, जिसे लगाने के बाद दर्शिका खुद को आईने में देखकर हैरान होती हुई खुद से कहती है, ये काले रंग की पुतलियाँ लगाकर तो मेरी आंखें पहले से भी अधिक खूबसूरत लग रही हैं। देखिए मैडम, इन कॉन्टैक्ट लेंस को लगाने के बाद आपको अपनी आंखों का खास ध्यान रखना होगा, जैसे मुंह धोते वक्त इसमें पानी ना जाए। इसे पहनकर आंखों पर ज्यादा हाथ नहीं लगाना और सोने से पहले इन्हें हटा लीजिएगा। हाँ हाँ भैया, इतना तो सब जानते हैं, आप भाषण नहीं बिल बोलो। कुछ देर में बानी किसी का कॉल आने पर वहाँ से चली जाती है और दर्शिका भी उसके जाते ही नागलोक लौट आती है, जहाँ आवेश और सभी नाग नागिन पहले से ही मौजूद होते हैं और वो दर्शिका के आने पर उसकी आंखों की पुतलियों को काला देखकर दंग होकर बोलते हैं, पुत्री, ये तेरी सुंदर आँखों को क्या हुआ? इनका रंग हरे से काला किस प्रकार हो गया? क्या उस राक्षस का सामना करते हुए तुम अपनी सुंदर हरी आंखें गवा बैठी? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उस राक्षस को मौत के घाट उतार दिया और मेरी आंखें परिवर्तित नहीं हुई है, बल्कि मैं जब पृथ्वी लोक पर गई थी तो मनुष्य द्वारा आंखों में लगाने वाले लेंस लगा लिए मैंने, जिनसे मेरी हरी आंखें काली हो गई। भला क्यों? जानती है ना कि पृथ्वी लोक की वस्तुओं का प्रयोग नागलोक में वर्जित माना जाता है। ये पृथ्वीवासी भी कैसी विचित्र सी वस्तुओं का निर्माण करते रहते हैं। जो भी हो, मुझे अपनी आंखें इसी रंग में ज्यादा भा रही हैं और अब मुझे ज्यादा नहीं सुनना, मैं बहुत थक गई हूँ तो विश्राम करने जा रही हूँ। इतना कहकर दर्शिका वहाँ से चली जाती है और उस शॉपकीपर के कहे अनुसार वो रात के समय सोने से पहले आईने के सामने बैठी उन लेंसों को हटा रही होती है, तो वो उसके हाथों से फिसल रहे होते हैं, जिसके चक्कर में उसकी आंखों में दर्द होने लगता है और वो जोर से अपनी आंखों को मसल देती है, जिससे उसकी एक आंख का लेंस छूटकर फर्श पर गिर पड़ता है और अब उसकी एक आंख हरी तो दूसरी आंख काली दिखाई देने लगती है और वो उसी समय थककर सो जाती है। अगली सुबह झरने पर स्नान करने जब वो जाती है तो सामने से आती हुई उसकी माँ उसकी एक आंख हरी और एक आंख काली को देखकर कहती है, हे भोलेनाथ, तेरी आंखें तो विचित्र होती जा रही हैं। माँ, अभी कुछ मत कहो,
वैसे ही मेरी आँखों में बहुत पीड़ा हो रही है। आप सही कह रही थी, पृथ्वी लोक की वस्तुएं हमारे उपयोग करने के लिए नहीं बनी है। मैं कल रात्रि से ही बहुत परेशान हूँ। मैं झरने पर जा रही हूँ। इतना कहकर दर्शिका वहाँ से चली जाती है और झरने पर मुंह धोते समय उसकी दूसरी आँख का लेंस भी पानी में गिरकर बह जाता है और वापस उसकी आंखें हरी दिखने लगती है। लेकिन लेंस लगे रहने से उसकी एक आंख लाल हो जाती है और जिसके बाद वो एक शांत बगीचे में जाती है जहां आवेश पहले से होता है। अब लग रही हो ना नागलोक की हरी आंखों वाली अद्भुत नागिन। ऐसी ही अच्छी लगती हो तुम। हाँ, सही कह रहे हो तुम। उन लेंसों का प्रयोग करने से मेरी आँखों में बहुत पीड़ा हुई। अब से मैं उनका प्रयोग कभी नहीं करूँगी। भोलेनाथ की दी हुई हरी आंखें ही मेरे लिए काफी है। मैं ही पागल थी जो इन्हें बदलने के लिए पृथ्वी लोक के लेंस लगा बैठी। दर्शिका समझ जाती है कि उसकी हरी आंखें अपने आप में ही उसे सभी से अलग और विशेष बनाती है और उन्हें बदलने का प्रयास करना केवल मूर्खता है।